पहले सीन में हम एक आम अमेरिकन टाउन को देखते हैं जहां अचानक से एक टाइम स्लिप होता है। यह टाइम स्लिप एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में होता है जहां पर एक माँ और उसकी बेटी भी रहते थे। माँ अपने डेली के काम में लगी हुई थी कि तभी उसके आसपास की चीजें अचानक से बदल जाती है। उसका अपार्टमेंट एकदम से एक खंडर में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस बिल्डिंग में सालों पहले आग लग गई थी और तभी से वहां पर कोई नहीं रहता। वो अपने आसपास नजर घुमाती है तो देखती है कि उसकी बेटी भी वहां पर मौजूद नहीं है। वो अब पैनिक करने लगती है और अपने बेटी को ढूंढने लगती है। घबराकर जब वो औरत उसके बेटी के रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी का रूम ठीक वैसा ही है जैसे वो 3 साल पहले था। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी अब 3 साल छोटी हो गई थी। वो अपने पालने में खड़ी थी और उसके आसपास उसके खिलौने पड़े हुए थे। वो औरत अब अपनी बच्ची को जल्दी से उठाकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। अपार्टमेंट के बाहर आने पर वो देखती है कि उसका पूरा अपार्टमेंट झुलसा हुआ है। उसके अलावा उसके सारे पड़ोसी भी वहां पर खड़े हुए थे और उनके साथ भी यही हो रहा था। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस टाउन में रैंडम जगहों पर टाइम स्लिप होते हैं, यानी कि इस शहर के कुछ इलाके 3 साल पास्ट में जा चुके हैं और कुछ जगहों पर टाइम पीछे जाने के बजाय आगे मूव कर रहा है। जो भी ऐसे इलाकों में जाता वो टाइम ट्रेवल कर पाता। टाइम स्लिप की वजह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक अजीब सी खिचड़ी बन चुकी थी जिससे उस शहर के सारे लोग डरे हुए थे। तभी अचानक वो अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्लिकर करती है और सडनली सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। बिल्डिंग का जला हुआ हिस्सा भी अब नॉर्मल हो चुका था। अब वहां मौजूद सारे लोग परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है ओलिविया की तरफ, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी फ्रिंज डिवीजन में एक डिटेक्टिव थी। ये एजेंसी टाइम स्लिप्स और पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड केसेस पर काम करती थी। जब ओलिविया की टीम को इस टाइम स्लिप के बारे में पता चलता है तो वो सभी जल्दी से उस सीन पर पहुंच जाते हैं। ओलिविया की टीम में उसके असिस्टेंट एस्ट्रिड, उसका साइकिक दोस्त पीटर और चीफ साइंटिस्ट वॉल्टर भी शामिल था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि इस अपार्टमेंट के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में टाइम स्लिप्स हुए थे, ना कि हर जगह। उन्हें यह भी पता चलता है कि उस अपार्टमेंट में एक एक्सीडेंट की वजह से 3 साल पहले आग लग गई थी। अब ओलिविया और पीटर उस औरत से बात करते हैं जिसके साथ ये टाइम स्लिप हुआ था। वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी 6 साल की बेटी अचानक से 3 साल की हो गई थी। इससे उन्हें मामले की सीरियसनेस का पता चलता है। अब ओलिविया अपने बॉस को बताने लगती है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे कई टाइम स्लिप्स की रिपोर्ट आने लगी है जिससे पूरे शहर में एक डर का माहौल बना हुआ है। अब ओलिविया अपनी टीम से कहती है कि उसे लगता है कि कोई जानबूझकर टाइम के साथ छेड़खानी कर रहा है। वो एस्ट्रिड को टेम्परल सिग्नेचर्स और रेडिएशन लेवल्स को ट्रैक करने को बोलती है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि इन टाइम स्लिप्स की जड़ आखिर है कहाँ। अगले सीन में हम उसी शहर के कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो तफरी पर निकले थे कि तभी बीच रोड पर अचानक से एक ट्रेन आ जाती है। वो किसी तरह ऐन मौके पर ब्रेक लगाकर बच जाते हैं। जब वो कार से बाहर आते हैं तो वो सब उस ट्रेन को बीच रोड पर चलता देखते हैं जो थोड़ी ही देर बाद वापस से गायब हो जाती है। वो लोग अब पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। यहाँ फ्रिंज डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में ओलिविया और उसकी टीम इस सारे मामले को स्टडी कर रहे थे और क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पीटर को एहसास होता है कि इस टाउन का स्पेस टाइम फैब्रिक पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। इसके बाद उनकी पूरी टीम उस ट्रेन वाले साइड पे जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलती है कि तभी पीटर वहां से गायब होकर उसी लोकेशन पहुंच जाता है जहां उन टीनेजर्स ने उस ट्रेन को देखा था। पीटर अब कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगता है और पाता है कि वो कुछ घंटे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर चुका है, जहां पुलिस और ओलिविया की टीम उस ट्रेन वाले हादसे की जांच कर रहे हैं। ओलिविया जब उस कार ड्राइव कर रहे लड़के से बात करती है तो वो बताता है कि उस ट्रेन को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वो पूरी ट्रेन किसी ब्लू बबल के अंदर कैद है। और पूछताछ करने पर उन्हें यह भी पता चलता है कि इन रेल की पटरियों को 3 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। पीटर अब टेम्परल सिग्नेचर्स और रेडिएशन डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और पाता है कि उस कार के आगे का हिस्सा जो उस टाइम स्लिप के कांटेक्ट में आया था वो अब कमजोर हो चुका है और गलने लगा है। पीटर के उसे हाथ लगाते ही उस कार के बम्पर का एक हिस्सा आकर उसके हाथ को लग जाता है। अब पीटर यह बात अपनी टीम को बताने वाला था कि तभी सीन फिर से बदल जाता है और अब पीटर खुद को ओलिविया की कार की पिछले सीट पर देखता है और इस बार वो पास्ट में आ चुका था। पीटर को अब रियलाइज होता है कि टाइम स्लिप की वजह से वो थोड़ी देर के लिए फ्यूचर में चले गया था और टाइमलाइन ठीक होते ही वो वापस प्रेजेंट में लौट आया। पीटर अब श्योर हो चुका था कि इन सारे हादसों के पीछे जरूर कोई सीक्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट है। वो अब ओलिविया को समझाने लगता है कि जब भी कहीं कोई टाइम स्लिप होता है तो वहाँ रेडिएशन की मात्रा भी अधिक हो जाती है और इस टाइप का रेडिएशन नेचुरली बन ही नहीं सकता।
पीटर कहता है कि उन्हें रेडिएशन सिग्नेचर्स का पीछा करना चाहिए, जिससे वो लोग टाइम स्लिप्स के सोर्स तक पहुंच सकते हैं। आगे हमें केट नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो पिछले 10 सालों से टाइम ट्रेवल की खोज में लगी हुई थी। वो दिन रात रिसर्च करती और अपने इक्वेशन सॉल्व करती। उसे लगने लगा था कि वो अब अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुकी है और वो जल्दी टाइम ट्रेवल करने का तरीका खोज लेगी। तभी वहां पर हम उसके हस्बैंड रेमंड को देखते हैं, जो अपने वाइफ को काम करते हुए देख रहा था। रेमंड अब अपनी वॉच पर नजर डालता है, जिस पर एक टाइमर चल रहा था। जैसे ही वो टाइमर रुकता है, रेमंड केट के पास जाकर उसे एक इमोशनल गुड बाय बोलता है, जिसके बाद केट वहां से गायब हो जाती है और वो रूम पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे रेमंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मानो उसे पता था कि यह होने वाला है। वो अब आराम से एक दूसरे रूम में चले जाता है, जहाँ केट तो थी, लेकिन ये केट थोड़ी अलग थी। अब रेमंड केट का खाना टेबल पर रखता है। केट अब रेमंड को ऐसा देखती है मानो वो उसे नहीं जानती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट को अल्जाइमर्स डिसीज है। जिस केट को हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट की केट है, जिसे अल्जाइमर्स डिसीज हो गई है। और जिस केट को हमने पहले देखा था वो 3 साल पहले की केट थी, जो ठीक ठाक हुआ करती थी। रेमंड के थ्रू अब हमें ये भी पता चलता है कि केट के टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट की वजह से उस टाउन में टाइम स्लिप्स होने लगे हैं। 3 साल पहले केट अपने मकसद में कामयाब होने ही वाली थी कि उसकी बीमारी ने उसका हाल खराब कर दिया, जिससे वो अब नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती। अपनी वाइफ को पहला जैसा बनाने के लिए रेमंड केट के टाइम ट्रेवल रिसर्च की मदद से एक आधी अधूरी टाइम मशीन बना लेता है। ये मशीन उनके घर को 47 मिनट के लिए 3 साल पास्ट में भेज सकती थी। रेमंड अपने पूरे घर को लॉक करके रखता और हर रोज छुपकर इस टाइम मशीन को चलाता। वो डेली अपने घर को 3 साल पास्ट में ले जाकर केट के साथ ठीक 47 मिनट बिताता। इसी टाइम एनोमली की वजह से अब पूरा शहर दहशत में जा रहा था। जब भी रेमंड उसकी टाइम मशीन ऑन करता, उसके घर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी रेडिएशन की मात्रा बढ़ जाती, जिससे उसके घर के अलावा बाकी जगहों पर भी टाइम स्लिप्स होते थे। यहाँ दूसरी तरफ ओलिविया और पीटर इस केस को सॉल्व करने में अपना पूरा जोर लगा रहे थे। वो अब हर उस लोकेशन को एक मैप पर मार्क करते हैं जहाँ पर ये टाइम स्लिप्स हो रहे थे। जैसे ही पीटर इन लोकेशंस को मार्क करता है, हमें उन हादसों में एक पैटर्न नजर आने लगता है। ये सारे टाइम स्लिप्स एक ही इलाके में हो रहे थे और सबसे बड़ी रेडिएशन स्पाइक एक खास सेंट्रल लोकेशन से आ रही थी। अब चीफ साइंटिस्ट वॉल्टर भी पीटर की बातों से सहमत था। उसका कहना था कि उन्हें उसी इलाके में सर्च ऑपरेशंस करने चाहिए, क्योंकि हो ना हो इन टाइम स्लिप्स का एक ही सेंटर है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेमंड अपनी वाइफ केट की देखभाल कर रहा है। हालांकि अल्जाइमर्स की वजह से उसकी वाइफ उसे पहचान नहीं पा रही थी। ये करने के बाद रेमंड वापस से अपने बेसमेंट में आता है और अपनी टाइम मशीन को फिर से ऑन कर देता है। जैसे ही मशीन पावर अप होती है, उनका पूरा घर 47 मिनट के लिए 3 साल पास्ट में चले जाता है। रेमंड अब जल्दी से ऊपर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ केट अपनी रिसर्च में लगी हुई थी। वो अब मुस्कुराते हुए केट को देखते रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी वाइफ कभी ऐसा हुआ करती थी। हर बार रेमंड लूप रीसेट करके वहीं पर आता और वही पल बार बार जीता। रेमंड की दुनिया बस इन 47 मिनट तक सीमित थी। इतने में ही फ्रिज डिवीजन की टीम रेमंड के घर के पास आ पहुंचती है, क्योंकि रेडिएशन स्पाइक्स उसी इलाके से आ रहे थे। फ्रिज डिवीजन की टीम आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है। वो जब रेमंड के घर के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर टाइम स्लिप के भयानक इफेक्ट्स के कारण वो स्पॉट पर ही गायब हो जाता है। ओलिविया ये सब होता अपने आंखों से देख लेती है और अपनी टीम को वहां पर बुला लेती है। अब सबको कंफर्म हो चुका था कि सारे टाइम स्लिप्स की जड़ यही घर है। ओलिविया इन सारी टाइम एनोमलीज को रोकना चाह रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सब घर के अंदर जाकर ये पता करेंगे कि ये सारा मामला आखिर है क्या। रेमंड खिड़की से ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। घबराकर वो जल्दी से बेसमेंट में चला जाता है और टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है। पर इस टाइम मशीन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन 47 मिनट चलने के बाद अपने आप बंद हो जाती। इसको बीच में ही बंद करने का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ करने से पहले ही केट की तबीयत खराब हो गई थी। रेमंड जानता था कि इस मशीन को बीच में ही बंद करने से पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो सकता है, पर इसके बावजूद भी वो मशीन को बंद करने का फैसला कर लेता है। रेमंड ना तो पुलिस के हाथ लगना चाह रहा था और ना केट को खोना चाह रहा था। अब रेमंड के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अब इस घर को हमेशा के लिए 3 साल पास्ट में ले जाने की सोचता है, ताकि वो केट के साथ रह सके, वो भी उस केट के साथ जो उसे पहचानती थी। टाइम मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी समझ न आने के कारण वो पास्ट की केट को बेसमेंट में लाकर उसे टाइम मशीन दिखा देता है।
टाइम मशीन देखकर केट हक्की बक्की रह जाती है। वो रेमंड से पूछती है कि ये सब क्या है। अब रेमंड झिझकते हुए केट को सब सच बता देता है। वो बताता है कि केट की रिसर्च की मदद से उसने एक इनकम्प्लीट टाइम मशीन बना ली है। अब रेमंड केट से कहता है कि उसे इस मशीन को पूरा करने में उसकी मदद चाहिए, जिससे वो हमेशा के लिए 3 साल पास्ट में चले जाएंगे और वही एक एंडलेस लूप में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये सुनकर केट घबरा जाती है। वो कहती है कि रेमंड को ये सब नहीं करना चाहिए और हम जानते हैं कि टाइम से छेड़खानी करने का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। केट कहती है कि टाइम को बार बार रिसेट करने से स्पेस टाइम फैब्रिक में दरारें आने लगती है। अब केट को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब करने की आखिर जरूरत क्या है। इस पर रेमंड केट को वो बात बताता है जो उसने अब तक छुपा रखी थी। वो कहता है कि केट को जल्दी अल्जाइमर डिसीज हो जाएगी, जिसके बाद वो उसे पहचान नहीं पाएगी। जिस रेमंड को वो अब देख रही है वो रेमंड का ही एक फ्यूचर वर्जन है। वो कहता है कि वो उसे मिस करता है, इसलिए वो बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा है। ये सुनकर केट को बड़ा धक्का लगता है, पर इसके बावजूद वो मशीन को बंद करना चाहती थी, क्योंकि केट के हिसाब से इस यूनिवर्स को खत्म होने से रोकना उसके लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ दूसरी तरफ ओलिविया उस घर पर कुछ टेस्ट करती है ताकि वो श्योर हो सके कि टाइम स्लिप्स की जड़ यही घर है। टेस्ट के बाद ओलिविया का शक अब यकीन में बदल जाता है। पीटर और फ्रिंज डिवीजन के बाकी ऑफिसर्स को अब एक और दिल दहलाने वाली बात पता चलती है। टाइम स्लिप्स के पैटर्न को डिकोड करने पर उन्हें यह पता चलता है कि अगली टाइम स्लिप एक अंडर वाटर सुरंग में होने वाली है। अगर उन्होंने इस टाइम स्लिप को नहीं रोका तो पूरी टनल में पानी भर जाएगा और इससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। फ्रिंज डिवीजन के कुछ ऑफिसर्स अब सीधा उस सुरंग में पहुंच जाते हैं, जहां हम ऑलरेडी टाइम स्लिप के इफेक्ट्स साफ साफ देख सकते हैं। इस टीम का काम जल्द से जल्द उस सुरंग को खाली करवाना था। बाकी की टीम घर के अंदर जाकर टाइम मशीन को तोड़ने का प्लान बनाती है, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। कोई भी शख्स उस घर के आसपास नहीं जा सकता था। अब हमें पता चलता है कि उनके टीम के चीफ साइंटिस्ट वॉल्टर ने एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेस्ट बनाया है, जिसे पहनने पर टाइम स्लिप का उन पर कोई असर नहीं होता। अब पीटर डिसाइड करता है कि वो ये वेस्ट पहनकर घर के अंदर जाएगा। रिस्क होने के बावजूद वो अपने प्लान पर अड़ा रहता है। पीटर अब घर की ओर बढ़ता है, जहाँ एक बैरियर सा बना हुआ था। वो अब उसके अंदर जाता है और उस वेस्ट की वजह से पीटर को कुछ भी नहीं होता। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो अब सीधा घर की बेसमेंट में चला जाता है। पर पीटर के कुछ करने से पहले ही रेमंड उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। केट ये सब देखकर रेमंड को डांटने लगती है और कहती है कि उसे ये सब बंद कर देना चाहिए, वरना उसे जेल भी हो सकती है। पर रेमंड कहता है कि वो तो ये सब उसके लिए कर रहा है। वही दूसरी तरफ उस अंडर वाटर सुरंग में अब पानी अंदर आने लगता है, पर फिलहाल वो टाइम स्लिप पूरी तरह खुली नहीं थी, जिससे वो पानी हवा में ही रुका हुआ था। यहाँ केट और रेमंड के बीच अब भी बहस जारी थी। इतने में पीटर को होश आ जाता है और वो टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर तभी केट उसे रोक देती है और कहती है कि इस मशीन को बीच में नहीं बंद कर सकते। पीटर अब उन दोनों को वो अंडर वाटर सुरंग दिखाता है, जहाँ कई सारे लोग फंसे हुए थे और अगर उन्होंने टाइम मशीन बंद नहीं की तो वो सारे लोग मारे जाएंगे। केट अब पीटर से कहती है कि वो मशीन बंद करने में उनकी मदद जरूर करेगी, पर एक शर्त पर। शर्त यह है कि वो रेमंड को अरेस्ट नहीं करेंगे। पीटर अब बाहर आकर ओलिविया को सब कुछ बता देता है। ओलिविया अपने सीनियर से बात करके केट की शर्त मान लेती है। यहाँ सुरंग में अब पानी भरने ही लगा था कि केट मशीन में चेंजेस करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद रेमंड जल्दी से मशीन को बंद कर देता है और सुरंग के अंदर मौजूद पानी अब गायब हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ केट भी बेसमेंट से गायब हो जाती है और रेमंड का घर अब प्रेजेंट में आ जाता है। अगले सीन में फ्रिंज डिवीजन के कुछ ऑफिसर्स उस टाइम मशीन को तोड़कर अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। रेमंड अब दुखी होकर अपनी अल्जाइमर से पीड़ित वाइफ से बात करने लगता है, जो उसे पहचान नहीं पा रही थी। वीडियो के एंड में हम देखते हैं कि रेमंड के पास अब भी केट की टाइम मशीन के नोट्स और ब्लूप्रिंट है। रेमंड अब वो नोट्स अपने साथ ले जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ आज की टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्द ही एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।